व्हाट्स अप गाइस, दिस इज़ अविनाश गौर। तो पहले वीडियो में हमने बात करी थी कि डे 1 में हमारा क्या क्या हुआ। डे 1 में जो भी हुआ मैं उसको एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। डे 1 में हमारा RT-PCR टेस्ट होने के बाद उन्होंने हमें वहाँ बैठा के चेस्ट नंबर प्रोवाइड करवा दिए। चेस्ट नंबर प्रोवाइड करवाने के बाद हमारा 5-5 बंदे बुला के उन्होंने बायोमेट्रिक करा। जब हमारा बायोमेट्रिक हो गया तो उसके बाद हमारा DV हुआ। DV होने के बाद हमें लैब में ले जाया गया। लैब में ले जाके वहाँ ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट का सैंपल लिया। उसके बाद हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज के वहाँ पर हमारा एक्सरे हुआ। जब हमारा एक्सरे हो गया तो उन्होंने हमें वापस SSB कैंप में लिया है और अगले दिन के लिए हमें इंस्ट्रक्शन दे दिया कि अगले दिन हमें क्या क्या करके आना है। तो अगले दिन हमने 7 बजे की SSB कंपोजिट हॉस्पिटल पर रिपोर्टिंग करी। रिपोर्टिंग करने के बाद वहाँ पर स्टाफ बैठा था उनके हाथ में लिस्ट थी। तो उन्होंने हमसे पूछा कि कौन सी डेट वाले हो तुम। तो हमने बताया कि 11 नवंबर वाले। तो उन्होंने 11 नवंबर की लिस्ट निकाल के हमारा नाम चेक करे। तो जो जो बच्चे आए थे उन्होंने अपना नाम बताया। उन्होंने उस नाम के आगे टिक लगाया और टिक लगाने के बाद उसे अंदर भेज दिया। हमें अंदर भेजने के बाद दोबारा से दरी पे बैठा दिया गया। हम टोटल 40 बच्चे थे और 20-20 का बैच था। तो पहले 20 का बैच 1 था और बाकी के जो 20 थे उनका बैच 2 था। जो हमें पहले दिन में चेस्ट नंबर प्रोवाइड करवाए गए थे वही सेम चेस्ट नंबर दोबारा उस दिन प्रोवाइड करवा दिए गए। और हमें 9:30 बजे करीब तक इंतज़ार करने पड़ा, क्योंकि जो डॉक्टर होते हैं वो 9:30 बजे करीब आते हैं। तो जो डॉक्टर के 2 पैनल थे, तो एक डॉक्टर देख रहे थे बैच 1 को, दूसरे जो डॉक्टर देख रहे थे वो देख रहे थे बैच 2 को। तो हमारा जो बैच 1 था तो हमें एक डॉक्टर देख रहे थे और जो बाकी का बैच 2 था उन्हें दूसरा डॉक्टर देख रहे थे। तो साथ के साथ काम चले जा रहा था। ये ऐसा नहीं है कि लाइन वाइज चल रहा, पहले 20 हो गए फिर बाद में 20 होंगे, ऐसा नहीं है। उसके बाद फिर हम 5 बच्चों को अंदर बुलाया गया चेस्ट 1 से चेस्ट 5 तक। उनका वहाँ आई चेकअप हुआ। मेरा चेस्ट नंबर 6 था तो मैं सेकंड ग्रुप में गया। तो हमें जब उन्होंने बुला लिया, बाहर खड़ा कर दिया और एक एक को अंदर बुला के उसकी आई चेकअप करी। तो आई चेकअप में क्या क्या हुआ, वहाँ पे उन्होंने बैठा के एक किताब दे दी। किताब में अलग अलग साइज़ के फ़ॉन्ट लिखे हुए थे, सेंटेंस। तो हमारे एक आंख से जो सबसे छोटा सेंटेंस था किताब में वो पढ़वाया एक आंख से। फिर दूसरी आंख से जो सबसे छोटा सेंटेंस था हिंदी में वो पढ़वाया। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो सबसे छोटे छोटे सेंटेंस थे वो हमें वहाँ पढ़वाए गए। और उसके बाद जो सामने बोर्ड था, बोर्ड में भी हिंदी और इंग्लिश दोनों थे, तो वो दोनों एक एक आंखों से पढ़वाए गए। अगर किसी को वहाँ पढ़ने में दिक्कत हुई तो उसमें वो रीमेडिकल का पॉइंट दे सकते थे। अगर किसी की 6 महीनों तक आंखों में चश्मा लग रहा है तो वो चश्मा उसके लिए अलाउ है, वो चश्मा पहन के वो पढ़ सकता है उसे। और उनके पास भी उसी नंबर का चश्मा रहता है, वो अपना खुद का चश्मा देते हैं और उसे पहनवा के चेक करते हैं पढ़ने। अगर वो पढ़ पाया उसको उनके चश्मे से तो वो बिल्कुल फिट है। तो ये पूरा आई चेकअप होने के बाद हमें फिर से बाहर भेज दिया गया, बाहर बैठ गए हम। इसके बाद हुआ असली DV शुरू। असली DV इसलिए कह रहा हूँ कि जो अब की बार बुलाया था, नहीं DV नहीं, इसके बाद हुआ असली मेडिकल शुरू। तो मेडिकल इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो अब की बार बुलाया था उसमें सारा बिल्कुल फुल बॉडी चेकअप कर दिया था उन्होंने। तो फिर से 5-5 करके बच्चे बुलाए गए। तो हमारा जो सेकंड ग्रुप था तो 6 से लेकर 10 तक का हमारा सेकंड ग्रुप था और मेरा 6 चेस्ट नंबर था। तो हमें उन्होंने अपने रूम में बुला के बैठा लिया। बैठाने के बाद फिर 6 नंबर से शुरू करा, एक एक को बुलाया। तो बुलाने से पहले उन्होंने कहा कि अपने सारे कपड़े उतार लो, सिर्फ अंडरवियर में रहना। तो हमने सारे कपड़े उतार के सबको दीवार की तरफ फेस करवा के बैठा दिया और जिसका नंबर था उसको बुला लिया। तो अंदर बुला के एक डॉक्टर थे और उनके साथ में कांस्टेबल थे, उनके असिस्टेंट। तो हमें बुला के उन्होंने सबसे पहले बिल्कुल सीधा खड़ा होने को कहा। सीधा खड़े होकर बिल्कुल कहा कि हाथ सामने कर लो। हाथ सामने करवा के उन्होंने ये देखा कि हमारी जो एल्बो हैं वो आपस में टच तो नहीं कर रही हैं। जैसे किसी का हाथ कभी टूटा हुआ होता है तो उसके एल्बो हैं वो टच करती हैं, और जब वो एल्बो के नीचे से मार के देखते हैं हाथ को तो जो हमारी कोहनी होती है वो ऊपर को उठ जाती है। तो उन्होंने साथ में ये भी चेक करा। इसके बाद ये भी चेक करा जो हमारे फिंगर्स के साइज़ हैं वो बिल्कुल मतलब जो सिमेट्री में होने चाहिए वैसे हैं या फिर अलग हैं। तो वहाँ पर एक की जो है उंगली वो थोड़ी ज़्यादा मोटी थी बाकी उंगली से। तो उस चीज़ में भी पॉइंट दे दिया गया था कि उसकी एक उंगली ज़्यादा मोटी है और बाकी उंगली बिल्कुल नॉर्मल साइज़ की हैं। तो इस बात का भी वो ध्यान देते हैं। इसके बाद उन्होंने देखा कि हमारा हाथ जो है वो कांपता तो नहीं है या हाथ में पसीने तो नहीं आते। तो बिल्कुल सीधा करवा के ये 2-4 चीज़ उन्होंने चेक करी। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें बैंड हो जाओ आगे को, और हम बैंड हो गए।
बैंड होने के बाद जो उन्होंने हमारी बैकबोन है, बैकबोन पर हाथ लगा लगा के चेक करा कि बैकबोन में कोई दिक्कत तो नहीं। जैसे किसी की बैकबोन जो थोड़ी सी टेढ़ी होती है तो वो उस चीज़ से बिल्कुल पता चल जाती है कि बैकबोन टेढ़ी तो नहीं है। तो बैकबोन टेढ़ी करवाने के बाद उन्होंने बिल्कुल सीधा खड़ा करवा दिया। फिर कहा कि अपना नीचे से पैर दिखाओ, पैर चेक करा नीचे से पंजा कि फ्लैट तो नहीं है, फ्लैट फुट चेक कर लिया इससे। अगर किसी के में डाउट होता, वहाँ पर एक के में डाउट था, तो उन्होंने पैर उसके नीचे से गीले करवा के उसे चलवा के दिखाया। चलवाने के बाद जो पैर के जो नीचे निशान थे वो उस पर छप गए, तो उस मार्क से भी उन्होंने आइडिया लगा सकते हैं कि फ्लैट फुट है या नहीं है। उसके बाद कहा कि बिल्कुल पंजे मिला लो आपस में, सीधे खड़े हो जाओ। उससे हमारी जो है नौकनी चेक करी। अगर नौकनी का किसी का उनमें डाउट होता है तो उनके पास मेजर इंस्ट्रूमेंट होता है, वो उससे बिल्कुल एंगल बना के चेक करते हैं कि इतना एंगल एक्सेप्टेबल है, तो उससे ज़्यादा तो नहीं है। अगर उतना है उसका तो वो एक्सेप्टेबल होता है। फिर उन्होंने हमें चेयर पे बैठा लिया। चेयर पे बैठा के उन्होंने हमारे एक इंस्ट्रूमेंट होता है वो कान में लगा के कान चेक करा अंदर से कि कान का जो पर्दा है वो कहीं फट तो नहीं रहा। उसके बाद हमारी नाक चेक करी। जैसे कईयों की नाक थोड़ी टेढ़ी होती है और सांस लेने में दिक्कत होती है, तो वहाँ मोस्टली बच्चे ऐसे थे जिन्हें नाक का पाउंड दिया गया था, उसे कहते हैं DNS। तो जो हमारा बैच था, बैच में 20 लोग थे, तो 20 लोगों में से 4 लोग सिर्फ फिट हुए थे पहले दिन, और 14 जो थे वो अनफिट करे गए थे। अनफिट में जो 4-5 लोग थे उन्हें DNS में पॉइंट दिया गया था। तो ये बहुत सबसे वहाँ मेजर इशू बन रहा था DNS का। तो नाक चेक करने के बाद उन्होंने गला चेक करा, जीभ बाहर निकलवा के टॉर्च मार के। गला के बाद फिर उन्होंने हमें डेंटल चेकअप हुआ वहीं पर बैठ के। वो जो मेडिकल डॉक्टर थे उन्होंने डेंटल चेकअप करा था, ऐसे नहीं है कि अलग से डेंटिस्ट आए हुए थे। तो डेंटल चेकअप में क्या क्या देखते हैं, डेंटल के होते हैं 22 पॉइंट, 22 नंबर होते हैं। अगर वो नंबर हमारे 14 से कम हो तो वो हमें अनफिट कर सकते हैं। जो हमारे दाढ़ होती है पीछे की, उसके होते हैं 2-2 मार्क्स। और जो प्री मोलर होते हैं और जो आगे के इंसीजर और कैनाइन होते हैं, इनके होते हैं 1-1 मार्क्स। अगर किसी का मोलर टूटा हुआ हो या नकली हो या फिल करवा रखा हो मसाला, तो उसके 2 मार्क्स वो माइनस कर देते हैं 22 में से। तो जैसा कि मेरे 2 मोलर में फिलिंग हो रखी थी, तो उन्होंने 18 में से 4, वो 22 में से 4 पॉइंट माइनस कर दिए, तो 18 मार्क्स हो गए मेरे। अगर यही मार्क्स मेरे अगर 14 से कम होते तो वहाँ मुझे वो डेंटल में अनफिट कर सकते थे। उसके बाद उन्होंने बैठा के हमें वहीं पर ही आंखों में टॉर्च मार के कहा कि चारों ओर देखो। चारों ओर देख के टॉर्च मार के उन्होंने चेक कर लिया। फिर उसके बाद एक पेंसिल थी, उन्होंने कहा था जहाँ जहाँ पेंसिल ले जाऊँगा मैं वहाँ वहाँ दोनों आंखों के से एक साथ देखना है। तो पेंसिल लेफ़्ट राइट अप डाउन चारों साइड करके देखवा लिया उन्होंने। फिर उसके बाद पेंसिल दूर रखी और कहा कि पेंसिल को ही देखते जाना। फिर वो पेंसिल धीरे धीरे हमारे जो आंखों के पास ला देंगे, बिल्कुल पास लिया है। तो इससे क्या देखते हैं वो कि हमारी जो दोनों पुतली हैं वो एक साथ काम कर रही हैं कि नहीं कर रही। किसी की स्क्विंट आइज होती हैं जैसे कि बैंगापन, तो वो बिल्कुल एक साथ काम नहीं करती। जब पेंसिल बिल्कुल पास आ जाती है तो फोकस नहीं कर पाती पेंसिल पे। तो एक आंख बिल्कुल हमारी नाक के पास हो जाती है और एक आंख बीच में रहती है, तो उससे पता चल जाता है कि आंखों में सिमेट्री नहीं है, मतलब आंखों में स्क्विंटपन है, बैंगापन। तो उसमें वो रीमेडिकल का पॉइंट जरूर देते हैं। इसके बाद फिर वहाँ पर एक कलर ब्लाइंडनेस की किताब थी, वो पूरी हमें किताब पढ़वा दी, जिसमें नंबर्स लिखे रहते हैं, किसी किसी में कुछ रास्ता सा दिया होता है। और किसी ने कोई नंबर गलत बता दिया तो जो एक आता है इसमें अलग कलर से रास्ता सा बना होता है, तो कहते हैं कि उस पर उंगली करके चलाओ कहाँ कहाँ जा रहा है ये अलग अलग से कलर। तो ये होने के बाद फिर हमारा BP की वहाँ मशीन थी ऑटोमेटिक, तो उन्होंने हमारा BP चेक करा, पल्स चेक करा और ऑक्सीजन लेवल चेक करा। अगर किसी का यहाँ BP ज़्यादा होता है तो वो उसको मेडिकल के आखिरी में एक बार और दोबारा चेक करते हैं BP की नॉर्मल है या नहीं है। अगर फिर भी अगर उसका BP हाई रहता है तो शाम को रिजल्ट सुनाने से पहले जिन जिन का BP और पल्स में पॉइंट मिलता है उन्हें वो एक बार बुला के दोबारा चेक करते हैं। अगर जब ठीक हो गया तो फिर रिजल्ट फिट में दे देते हैं BP का। और अगर शाम को जब भी BP हाई या पल्स हाई आए तो उसको फिर RME दे देते हैं, उसको नेक्स्ट डे बुलाया जाता है। तो BP पल्स और SpO2 हमारा हो गया। इसके बाद उन्होंने हमें स्ट्रेचर पे लिटा दिया, वहाँ पर कहा बिल्कुल सीधे रिलैक्स होकर लेट जाओ। उसके बाद फिर उन्होंने हमारे पैर चेक करे, हाथ चेक करे अच्छे से कि नोकनी तो नहीं है, हाथ की हड्डी दोबारा चेक करी टेढ़ी तो नहीं है। और फिर कहा कि उन्होंने लंबी लंबी सांस लो, लंबी लंबी सांस लेके फिर पेट दबा दबा के चेक करो अच्छे से बिल्कुल। फिर उन्होंने कहा कि खड़े हो जाओ और 20-25 बार जंप करो। तो उन्होंने खड़े होकर बिल्कुल 20-25 बार हमें जंप करवाई। जंप करने के बाद उन्होंने हमारा पैर पीछे से देखा नीचे से, जहाँ हमारा काफ्स होती हैं कि वहाँ पर
वेरिकोस वेन तो नहीं है, नसें खट्टी तो नहीं हो रही हैं, तो नसें खट्टी भी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद फिर उन्होंने हमारा वेट मेज़र करा। वेट जो है हमारा बॉडी से और हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो पूरी नोटिफिकेशन में लिस्ट है वो लिस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर किसी का वेट 1-2 किलो ऊपर नीचे हो तो उसे थोड़ा चांस दे देते हैं। अगर लेकिन किसी का ज़्यादा ही ओवर वेट हो 6-7 किलो का तो उसे वहाँ अनफिट कर देते हैं वो। तो उसके बाद उन्होंने हमारा वेट हो गया। वेट के बाद फिर उन्होंने हमारा पेट भी मेज़र करा स्केल से कि पेट हमारा कितने इंच का है और हमारा वेट कितना उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है। एंड में जब ये सब हो गया तो उसके बाद उन्होंने बिल्कुल ही न्यूड करवा दिया हमें। न्यूड करवाने के बाद जो प्राइवेट पार्ट का चेकअप होता है वो करा, ये देखने के लिए कहीं हाइड्रोसिल तो नहीं है या फिर जो टेस्टिस का साइज़ होता है वो छोटा बड़ा तो नहीं है, मतलब सेम होना चाहिए। उसके बाद फिर उन्होंने एनल चेकअप करा। एनल चेकअप में ये चेक करा कि कहीं पाइल्स तो नहीं है इसे या फिशर तो नहीं है। ये सब चेक करने के बाद एंड में अगर बीपी या पल्स किसी का हाई आ रहा था तो उन्होंने उसे दोबारा मौका दिया था, उसका बीपी और पल्स चेक करा दोबारा। और जिसका अगर दोबारा ज़्यादा आ रहा था तो फिर उसको शाम को जब 4-5 बजे रिजल्ट सुनाने से पहले दोबारा बुला के उनका बीपी और पल्स दोबारा चेक करा गया था। और फिर ये पूरा कंप्लीट मेडिकल था। इसके बाद हमें बाहर बैठा दिया। जब सारे बच्चों का हो गया तो शाम को 5 बजे रिजल्ट सुनाया गया। 5 बजे करीब जब रिजल्ट सुनाया तो उसमें हमारे 20 बच्चों के बैच में सिर्फ 4 बच्चों को फिट करा गया था और जो 16 बच्चे थे उनको अनफिट कर दिया। किसी को डीएनएस में करा है 4-5 को, जो 4-5 हैं वहाँ बीपी और पल्स में हुए हैं। किसी को आँख में करा है, किसी को पाइल्स में करा है, हाइड्रोसिल में करा है, या जो हाथों में पसीने आते हैं किसी का हाइपर हाइड्रोसिस किसी को उसमें करा है। तो सिर्फ 4 बच्चे पास हुए थे और जो 16 बच्चे उन्हें रीमेडिकल दे दिया था। एक बात ये अच्छी थी कि इसमें रीमेडिकल के लिए हमें 24 घंटे के अंदर ही बुला लिया था अगले दिन ही। तो रीमेडिकल में हम अगले दिन दोबारा चले गए। तो जिस फील्ड से रिलेटेड रीमेडिकल था उसे उस डॉक्टर पे भेजा गया। जैसे किसी का डीएनएस में रीमेडिकल था तो उसे डीएनएस वाले डॉक्टर पे भेज दिया गया, मतलब ईएनटी पे। किसी की आंखों में दिक्कत थी तो उसे ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट पे भेजा गया। और किसी को अगर बीपी की दिक्कत थी या पल्स की दिक्कत थी तो उन्हें वहीं पर ही उन्होंने अपने हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया। एडमिट करके उन्होंने थोड़ा रिलैक्स करने का और फिर दोबारा चेकअप करा। वहाँ हमारा ईसीजी करवाया गया उसने। जैसा कि मेरा पल्स ज़्यादा आई थी तो वहाँ हमें एडमिट करके उन्होंने थोड़ी देर एडमिट करके रखा। उसके बाद हमारा ईसीजी चेकअप करा। ईसीजी अगर हमारा नॉर्मल आया तो उन्होंने उसकी रिपोर्ट निकाल ली और फिर साथ में हमारा उन्होंने ब्लड टेस्ट लिया। उसमें हमारा थायराइड चेकअप हुआ कि कहीं थायराइड तो नहीं है। तो उसके ये सब होने के बाद उन्होंने हमें कहा कि बाहर जाके बैठ जाओ। और जिसका जैसे नाक में था, किसी का आँखों में था, उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज दिया गया था। साथ में हमारे उनके एसएसबी के स्टाफ मेंबर भी गए थे। कहीं कुछ पैसे ले दे के ना कर लें बच्चे या वहाँ के जो डॉक्टर स्टाफ हैं, इसलिए जो एसएसबी का स्टाफ था वो उनके साथ में गया हुआ था। फिर शाम को रिजल्ट सुनाया गया। उसमें से 16 जो बच्चे बचे थे उसमें से 3-4 का रिजल्ट सुनाया गया और बाकी को दोबारा पेंडिंग कर दिया। अगले दिन फिर बुला के हमारा फिर जो है जिनका जिस रिलेटेड बीमारी थी तो उन्हें दोबारा उस डॉक्टर पे भेजा गया। और जिनका बीपी और पल्स की दिक्कत थी तो वहीं पर इन्होंने हॉस्पिटल में फिजिशियन डॉक्टर को बुलाया। उन्होंने हमारा मैनुअल मशीन से बीपी चेक करा, पल्स चेक करी और कहा कि बाहर चले जाओ, बैठ जाओ। फिर तीसरे दिन उन्होंने शाम को रिजल्ट सुनाया तो जितने भी बीपी पल्स वाले ये सब थे उन सबको जो फिट कर दिया गया, जिसमें मेरा भी नाम था। तो वहाँ उन्होंने हमें भी फिट कर दिया। बाद में फिर भी 6-7 बच्चे बच गए थे जो अनफिट थे, उन्हें दोबारा प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजा उन्हें चेकअप करवाने के लिए। तो ये थी मेरी मेडिकल की जर्नी डीएमई और आरएमई की, कि कैसे कैसे मेरा आरएमई हुआ और कैसे कैसे डीएमई हुआ। इसके बाद उन्होंने हमें एक सर्टिफिकेट पकड़ा दिया जिसमें हमें लिखा था कि ये बिल्कुल फिट हैं। और जो जो अनफिट हुए थे उनको अनफिट का सर्टिफिकेट पकड़ा दिया था उन्होंने। तो वो सर्टिफिकेट आपको संभाल के रखना। जो एक बात और बताना भूल गया, जो रीमेडिकल की टीम होती है उसमें 3 स्टाफ होता। उसमें 3 लोग बैठते हैं। एक होते हैं कमांडेंट, एक होते हैं सेकंड इंचार्ज ऑफिसर, एक होते हैं असिस्टेंट कमांडेंट। ये 3 लोगों का पूरा पैनल होता है जो रीमेडिकल के देखते हैं। और जो जनरल हमारा चेकअप होता है पहले दिन, वो देखते हैं सिर्फ मेडिकल वाले डॉक्टर, वो होते हैं असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट पे। तो अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर किसी भी
प्रकार की कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता सकूं कमेंट में या फिर एक नई। थैंक्स फॉर वॉचिंग ओवर एंड थैंक्स फॉर